Okay, so let's move ahead with more questions on rotational dynamics. Question number 9. A solid sphere rolls down two different inclined planes of the same height but different angles of inclination. In both cases, the speed and time of descent will be same. The speed will be same, but time of descent will be different. The speed will be different, but time of descent will be same. Speed and time of descent both are different. तो हमारे पास दो inclined planes है. This is plane number 1. Let's say plane number 1 इसका height और plane number 2 इसका height दोनों cases में same है. So both of them have exactly the same height, h and h. So in both cases, the heights being same, h and h. Okay, सिर्फ angle of inclination अलग-अलग है. So this is, let us say θ1, this is let us say θ2. तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व करेंगे. I don't want you to solve anything here. I just want you to understand. अगर आपको याद है हम लोगों ने वेलोसिटी स्पीड मतलब यहाँ से एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ सॉलिड स्फीयर. सो यू हैव लेट अस से you have a solid sphere over here and over here, right? तो जब solid sphere topmost point पे था तो u0 velocity v at the bottom is velocity v. तो if you remember velocity का equation अभी ये याद होना चाहिए. That is why पहले हम पूरा थियरी देखते हैं इन डिटेल और एक महीने के बाद हम JEE नीट और CT स्टार्ट करते हैं. इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट यू शुड नो फॉर्मूलाज. अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. देखो ऐसा है कि वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है? g पे जो कांस्टेंट है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो कांस्टेंट ही होता है, फिर वो सॉलिड स्फीयर हो, हॉलो स्फीयर हो, रिंग हो, डिस्क हो, सिलेंडर हो, कुछ भी हो, तो जी कांस्टेंट है. एच कांस्टेंट बोला है, उन्होंने क्लियर कट मेंशन किया है कि दोनों इंक्लाइंड प्लेन्स का हाइट सेम है. के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है क्योंकि दोनों केसेस में सॉलिड स्फीयर है. अगर ऐसा बोला होता कि एक केस में सॉलिड स्फीयर एक केस में हॉलो स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर के केस में के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 2/5 आता और हॉलो स्फीयर के केस में 2/3 आता, पर वैसा भी नहीं है. मतलब वेलोसिटी v इज कांस्टेंट, राइट? क्यों? सिंस h k स्क्वायर बाय r स्क्वायर बोथ आर कांस्टेंट्स, है ना? g तो वैसे भी कांस्टेंट है, g तो भी ऑलरेडी नो इट इज कांस्टेंट. तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग्स. मतलब स्पीड विल बी सेम, स्पीड सेम रहेगा, मतलब स्पीड विल बी डिफरेंट. ऑप्शन नंबर सी एंड डी तो हो नहीं सकता. अब ए और बी में से, अब अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था टाइम ऑफ डिसेंट. टाइम ऑफ डिसेंट मतलब टॉप से बॉटम तक पहुंचने के लिए कितना टाइम. मैंने आपको ये भी बताया था कि इवन दो इट इज नॉट देयर इन योर टेक्स्ट बुक बट आई विल टेल यू बिकॉज यू नीड इट फॉर CET JEE नीट. The time of descent equation was 1 upon sine theta under root of 2h by g 1 plus k square by r square. Okay, so time of descent depends on theta. अब हमको ऐसा तो पूछा नहीं है किसको ज्यादा टाइम लगेगा किसको कम टाइम लगेगा, सिर्फ ये पूछा है कि सेम होगा कि नहीं होगा. तो सेम नहीं होगा. क्यों सेम नहीं होगा? क्योंकि प्लेन नंबर 1 के लिए, इंक्लाइन प्लेन 1 के लिए एंगल और इंक्लाइन प्लेन नंबर 2 के लिए एंगल अलग अलग है. तो स्पीड विल बी सेम बट टाइम ऑफ डिसेंट विल बी डिफरेंट. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर. सो मेंशन कर दो पहले ही, वी नो दैट वेलोसिटी का इक्वेशन पता है एंड टाइम ऑफ डिसेंट पता है, एंड टाइम ऑफ डिसेंट इज given by. So time of descent is basically proportional to 1 by sin theta, इसलिए ऑप्शन नंबर बी. तो सॉल्व किए बिना ही हमारा आ गया.
हमने कोई यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया कि v कितना आ रहा है, t कितना आ रहा है, नथिंग, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन मैंने ये क्वेश्चन आपके टेस्ट में डाला था, स्टेट बोर्ड टेस्ट में डाला था। 3 बॉडीज, हमारे पास 3 बॉडी है, एक रिंग है, सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड स्फीयर है, रोल डाउन द सेम इंक्लाइन प्लेन, मतलब थीटा कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, विदाउट स्लिपिंग मतलब रोलिंग मोशन है, विदाउट स्लीपिंग मतलब फ्रिक्शन है, और रोलिंग मोशन है, रोलिंग। ओके, दे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब वही केस, u इक्वल टू 0। ओके, द रेडाई ऑफ बॉडीज आर आइडेंटिकल, मतलब रिंग हो, सॉलिड सिलेंडर हो या स्फीयर हो तो r और r रेडाई। विच ऑफ द बॉडीज रीच द ग्राउंड विथ मैक्सिमम वेलोसिटी। तो अब करना क्या था आपको, यहाँ पे आपको सिर्फ यही करना था कि फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिर केस नंबर 1, फॉर रिंग you already know k equal to r मतलब k square equal to r square मतलब k square r by r square equal to 1। तो v for ring is equal to under root of 2gh upon 1 plus 1 मतलब under root of 2gh, 2 कैंसल तो under root of gh। तो आपने ये पहला जो वेलोसिटी है वो रिंग के लिए निकाल लिया। ओके राइट, सो देन you already have this। B, for solid cylinder के लिए आपको पता है k स्क्वायर, मैं बता दूं नहीं पता होगा तो k इक्वल टू r बाय रूट 2 होता है, मतलब k स्क्वायर इज r स्क्वायर बाय 2 मतलब k स्क्वायर बाय r स्क्वायर इक्वल टू हाफ। So you have k square by r square equal to half. Good enough. Therefore, V for solid cylinder is equal to under root of 2gh 1 plus 1 by 2. That is, this is 2gh upon 3 by 2. ऊपर गया तो 4। तो आपको याद होगा मैंने पूरा टेबल ही बना के दिया था 4/3। अभी 4/3 होता है 1.33 है ना, 1.33। तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ GH है, मैं मान लेता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, मैं सिर्फ कंफ्यूजन ना हो इसके लिए कर रहा हूँ ये। ओके, तो मैं मान लेता हूँ दिस अंडर रूट ऑफ GH इज सम कांस्टेंट, G कांस्टेंट, H कांस्टेंट, सम कांस्टेंट। K नहीं बोलना है तो कुछ भी बोल दो इसको, whatever you want to call, let us say A, क्या फर्क पड़ता है, let us say कैपिटल V। ओके राइट, तो ये आ गया आपका अंडर रूट ऑफ 4/3 इंटू अंडर रूट ऑफ GH, मतलब ये आ गया आपका अंडर रूट ऑफ 1.33 इंटू V। देखो 1 से बड़ा नंबर उसका स्क्वायर रूट तो 1 से बड़ा ही होता है ना। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ, बट यू आर नॉट सपोज टू डू इट ऑन कैलकुलेटर ऑफ कोर्स, बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू डू। मैं आपको बेसिक ट्रिक भी बता दूंगा बिकॉज दैट्स वेरी सिंपल थिंग। तो what you can do is under root of 1.33 is 1.15, तो 1.15 b। फिर तीसरा सॉलिड स्पीयर के लिए आपको पता है k होता है 2/5 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 2/5 टाइम्स ऑफ r, मतलब k स्क्वायर इक्वल टू 2/5 r स्क्वायर, मतलब k स्क्वायर by r square is 2/5। ओके, तो k स्क्वायर बाय r स्क्वायर आपको मिल गया यहाँ से 2/5 राइट। तो फिर आपको वेलोसिटी फॉर सॉलिड स्फीयर मिलेगा अंडर रूट ऑफ 2gh 1 plus 2/5, दैट इज दिस थिंग इज, ये आ गया 7, 5 into 1 is 5 plus 2 7/5, तो अंडर रूट ऑफ 10/7 into अंडर रूट ऑफ GH। तो व्हाट इज 10/7? 10/7 अगर आप करोगे और उसका रूट लोगे
So let me just do 10 by 7 first. 1.42 roughly 1.42 1.42 का रूट लोगे तो ये आता है 1.19. तो 1.19 रूट ऑफ v. तो सबसे ज्यादा किसका आया? सबसे ज्यादा सॉलिड स्फीयर का आया क्योंकि 1.19 है. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर. So most of you have done it correctly in exam, but some of you did not do calculations correctly. तो ऐसा करना था, सिंपल क्वेश्चन था. ये तो मैंने ऑलरेडी स्टेट बोर्ड थियरी में ही मैंने आपको पूरा टेबल ही बना के दिया हुआ है. सो सिंपल टास्क. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी गुड क्वेश्चन. A solid sphere rolls up an inclined plane of inclination theta with initial velocity v. How far does the cylinder go up? How far? So I will take this diagram from here. थोड़ा सा क्वेश्चन समझना जरूरी है. यहाँ पे हमको बोला है सॉलिड सिलेंडर. सॉलिड सिलेंडर मतलब डिस्क का केस हो गया. रोल्स अप, डाउन नहीं अप, मतलब नीचे से स्टार्ट किया है ना, विथ इनिशियल वेलोसिटी v. तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है v. ओके, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है प्लेन का थीटा. मैक्सिमम डिस्टेंस वो कितना जा रहा है. तो मैक्सिमम डिस्टेंस दे आर टेलिंग यू इज दैट मैक्सिमम डिस्टेंस इट कैन गो अप. ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है. मान लो कि मैक्सिमम वो h हाइट तक आ पाया, तो मतलब बेसिकली द बॉल रीचेस मैक्सिमम ओवर हियर, राइट. क्वेश्चन में क्या बोला है? हाउ फार डज इट गो अप द प्लेन. हाउ फार डज इट गो अप द प्लेन. एच नहीं पूछा है आपको. सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे होता है. हाउ फार डज इट गो अप द प्लेन, मतलब आपको ये डिस्टेंस पूछा है s. They are not asking you what is height. They are asking you how far does it go up the plane. मतलब s पूछ रहे हैं आपसे. उन्होंने पूछा कि what is the final height, नहीं. How far मतलब distance s up the plane मतलब measured on the plane. तो ये s फाइंड करना है. तो मेथड्स आर टू, मतलब एक ही मेथड है, डिटेल्ड और शॉर्टकट. शॉर्टकट तब समझेगा जब आपको थियरी पता होगा. तो ऐसा है, आप वही स्टोरी रिपीट कर सकते हो. आप बोल सकते हो कि बी पॉइंट पे और ए पॉइंट पे हम एनर्जीज को इक्वेट करेंगे. हम बोलेंगे बी पॉइंट पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल जीरो है क्योंकि ग्राउंड लेवल है, हाइट जीरो है. हम बोलेंगे ए पॉइंट पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि ऑब्जेक्ट रुक जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी जीरो होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करोगे. ओके, वेट अ मिनट. इतना हमने क्यों करना है? पहले तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. क्यों करना है हम लोगों ने? नहीं करना है इतना. और क्यों नहीं करना है? तो इफ यू रिमेम्बर, ये जो v का इक्वेशन हम बार बार यूज कर रहे हैं ना, कौन सा, ये कहाँ से आया? ये वहीं से तो आया. कहाँ से आया? आप क्या बोलते हो? टोटल एनर्जी एट b इक्वल टू टोटल एनर्जी एट a. मैं अभी करके दे रहा हूँ, बट आई वांट यू टू डू इट in shortcut ways later. Total energy at B is kinetic at B. Kinetic at B is half mv square and at A is only potential, that is mgh. गलत है. This is wrong. Okay? ऐसा नहीं लिखना. क्यों नहीं लिखना? क्योंकि kinetic energy यहाँ पे रोलिंग मोशन है, मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आएगा रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन. तो ये ट्रांसलेशन आ गया हाफ एम वी स्क्वायर और रोटेशन है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. ओके, राइट. सो दिस इज इक्वल टू
total energy at A is just potential energy, that is mgh. All right, so this is half mv square plus I is mk square, and you know v equal to r omega, omega is v by r, तो ये आ जाएगा v by r का square equal to mgh. So you will just, what you will do is half mv square, just a minute. So this is equal to, sorry, plus, you will have half mv square k square by r square equal to mgh. हाफ mv स्क्वायर कॉमन निकाल लोगे, 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर निकाल लोगे इक्वल टू mgh. राइट, गुड, ग्रेट. देन mm कैंसिल किया था हमने, फिर हमने ये पूरा सॉल्व करने के लिए v स्क्वायर इक्वल टू 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर ऐसा लाया था. तो दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू एग्जैक्टली, कि आपको ये इतना बड़ा डेरिवेशन करना ही नहीं है. यू डू नॉट हैव टू डू दिस, करना ही नहीं है आपको ये सब. तो क्या करना है फिर? यू डोंट हैव टू डू दिस. आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अप द इंक्लाइन प्लेन हो या डाउन द इंक्लाइन प्लेन हो, velocity v is under root of 2gh 1 plus k square by r square. इतना करो पहले. अब व्हाट इज k स्क्वायर बाय r स्क्वायर? कौन क्या है यहाँ पे? क्या बोला है? सॉलिड सिलेंडर मतलब डिस्क. तो यू हैव टू नो दिस कि सॉलिड सिलेंडर के लिए हम लोग इसको डिस्क जैसा ट्रीट करते हैं, क्योंकि सॉलिड सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन डिस्क ही होता है, as I already have told you earlier. So as you see, this is a solid cylinder and the cross section is disc. Cylinder, cross section, disc. Okay, so you have that disc. So for this you have k square by r square equal to half, and therefore you have v equal to under root of 2gh 1 plus half. Good. Therefore you have this equal to under root of 4 by 3gh. Now think, मुझे अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से ऑलरेडी याद होता, मैंने टेबल बना के दिया रिमेंबर, तो अभी ये स्टेप और ये स्टेप और ये स्टेप भी नहीं करना पड़ता. तो अल्टीमेटली यू आर डायरेक्टली ओवर हियर. कितना शॉर्टकट है, अगली बार से याद रख लेना. सॉलिड सिलेंडर या फिर डिस्क v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 by 3gh. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. क्यों स्क्वायर कर रहा हूँ? मेरे पास इक्वेशन में स्क्वायर दिख रहा है वेलोसिटी का ऑप्शंस में. तो देयरफॉर v स्क्वायर इक्वल टू 4 by 3gh. बट you have sin theta from diagram as opposite side upon hypotenuse. तो you have h is equal to s sin theta या फिर s is equal to h upon sin theta. Okay, in any case h is equal to s sin theta, ये मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो 4 by 3g s sin theta. मुझे फाइंड क्या करना है? s फाइंड करना है. मैंने पहले ही बता दिया था कि आपको s फाइंड करना है. therefore v square equal to 4 by 3g s साइन थीटा. तो यहां से आपको s मिल जाएगा 3v स्क्वायर बाय 4g साइन थीटा. है क्या? 3v स्क्वायर बाय 4g साइन थीटा, ऑप्शन नंबर डी. राइट. तो मैं एक लास्ट टाइम आपको शॉर्टकट बताता हूं इसका, बिकॉज दिस इज रियली वेरी इजी इफ यू नो शॉर्टकट. तो ऐसा है, ऑब्जेक्ट अप हो या डाउन हो, v इक्वल टू under root of 2gh upon 1 plus k square by r square. डिस्क और सॉलिड सिलेंडर, k square by r square is half, तो ये अल्टीमेटली आ जाएगा 4 by 3gh. स्क्वायर कर लिया. बट h आपके पास h क्या है? h है आपके पास s sin थीटा फ्रॉम फिगर, वो फिगर जो लास्ट पेज पे ड्रॉ किया. तो मिल गया s इक्वल टू 3v स्क्वायर बाय 4g साइन थीटा. हो गया क्वेश्चन सॉल्व. ऑप्शन नंबर डी.
तो ऐसे क्वेश्चंस को if you want you can put 3 minutes, if you want you can put 30 seconds, तो आपके ऊपर है अब, right? So this is how you are supposed to solve this particular question. Next question, a hoop is a loop is a ring, तो ये पता होना चाहिए. hoop बोला है, hoop मतलब होता है loop मतलब होता है ring, ये पता होना चाहिए आपको. तो you have to know this, right? A hoop, there is a hoop of radius 2 meter, radius 2 meter, weighs 100 kg, उसका mass 100 kg है. It rolls along horizontal floor so that center of mass has a speed of 20 centimeter per second. So center of mass has speed of 20 centimeter per second. How much work has to be done to stop it? Basic. Imagine आपके सामने एक गाड़ी आ रही है, उसको रोकना है, ओके? तो कितना एनर्जी लगाना पड़ेगा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा? जितना काइनेटिक एनर्जी उस मूविंग ऑब्जेक्ट के पास है, उतना ही हमको लगाना पड़ेगा. What I am saying is this. मान लो you have an object which is moving towards you. This is an object जो आपके पास आ रहा है, आप उसको रोकना चाहते हो, तो जितना एनर्जी इसके पास है, let us say K1, उतना ही एनर्जी आपको लगाना पड़ेगा K2, तो रुक जाएगा. अगर आपने कम लगाया, मतलब ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी ज्यादा है compared to what you are applying, the object will move. It will move towards you. तो ये आपके तरफ मूव होगा, ओके? अगर उल्टा है तो इस केस में the object will move in the opposite direction, okay? तो you have to understand कि अगर एक ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आ रहा है और उसको रोकना है, तो उसके पास जितना काइनेटिक एनर्जी है, एग्जैक्टली उतना काइनेटिक एनर्जी, उतना वर्क डन करना पड़ेगा. तो यू हैव टू नो दैट वर्क डन टू स्टॉप hoop is equal to total kinetic energy of the hoop. और मैंने अभी बताया that is kinetic energy of translation, क्योंकि center of mass straight line में मूव हो रहा है, प्लस kinetic energy of rotation. और ये भी हमने अभी किया, half mv square 1 plus k square by r square. Just now मैंने बताया ना अभी वो rotational kinetic energy half I omega square, I is mk square, omega is v by r, तो half mv square k square by r square, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है. और ट्रांसलेशनल हाफ mv स्क्वायर ऑलरेडी था, फिर आप हाफ mv स्क्वायर कॉमन निकाल लोगे तो आपको ये मिलेगा. तो अभी इसके आगे रोलिंग मोशन का टोटल काइनेटिक एनर्जी याद होना चाहिए, हाफ mv स्क्वायर 1 plus k square by r square, राइट? अगर इतना पता है तो फास्ट होता है क्वेश्चन सॉल्व. व्हाट इज k square by r square फॉर अ रिंग? क्योंकि मैंने बताया hoop is a loop and loop is a ring, तो hoop is a ring. hoop is a ring मतलब k square by r square 1 होता है, right? K square by r square is equal to 1 in that case. Half mv square 1 plus 1. Why? Because as I told you, since k square by r square is 1 for hoop, therefore this is equal to total work done is equal to half mv square into 2 cancel, मतलब mv square खत्म. What is m? 100.
व्हाट इज v? 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 20 इंटू 10⁻², मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, मतलब 100 2 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर, मतलब 100 इंटू 4 इंटू 10⁻², कैंसल कैंसल, 4 जूल इज द करेक्ट आंसर। याद रखना, सेंटीमीटर पर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना भूलना नहीं है, राइट? अगर वो भूल गए तो आंसर मैच नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर बी। जिन लोगों को हुप नहीं पता उनका मैं बता देता हूं, अगर आपने कभी एम्ब्रॉयडरी वर्क किया है, क्रोशा, राइट, तो वो आपके पास ऐसा एक रिंग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आता है, उसको हुप बोलते हैं बाय द वे, इफ यू डोंट नो व्हाट इज हुप, ओके। तो एटलीस्ट व्हेन आई वाज इन स्कूल दैट वाज पार्ट ऑफ आवर करिकुलम, हमको वो कंपलसरी था, तो आई हैड दैट वन, तो मुझे इसलिए फॉर्चुनेटली पता है कि उसको हुप बोलते हैं। तो हुप इज a ring basically, okay? This is something you need to know. Another thing, if you want to stop an object, उसके पास जितना काइनेटिक एनर्जी है उतना ही वर्क डन करना पड़ेगा, और ये रोलिंग मोशन है। काइनेटिक एनर्जी कितना टोटल? हाफ mv² 1 + k² r², k² r² की वैल्यू 1, क्योंकि हुप था। अगर डिस्क, सॉलिड सिलेंडर ऐसा कुछ बोला होता तो फिर k² r² की वैल्यू 1/2 डालते हम लोग, तो सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये जो क्वेश्चन है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे एग्जाम्स में आपको बहुत इजी हो जाएगा ये टॉपिक। बॉडी इज रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, वापस रोलिंग मोशन की बात हो रही है। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, मैं इसका टेबल भी बना के दूंगा आगे जाके, if kinetic energy of rotation is 40% of kinetic energy of translation, so rotational kinetic energy is 40% of translational kinetic energy, मतलब rotational kinetic energy by translational kinetic energy is 40/100. 40/100, as you already know, is, of course, this is 2/5, correct है ना? 2/5 है ना? 2/5, 22 or 25 है, 2/5. What is rotational kinetic energy? अभी देखा था, हाफ I ω², बट I, ठीक है, मैं स्टेप बढ़ा देता हूँ आप लोगों के लिए, बट आगे से आई विल गिव यू अ ट्रिक। ट्रांसलेशन तो हाफ mv² ही होता है, ट्रांसलेशन लीनियर मोशन, 2/5, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, गया और गया। I is mk², ओमेगा इज v/r², mv²। तो यहाँ पे m और m भी गया, दिस इज 2/5, तो यह आ गया आपका k² v² अपॉन v² r², तो v² भी गया, तो k²/r² आपको मिल गया 2/5, k²/r², 2/5, मतलब k is equal to √2/5r। अभी आपको याद होगा कि रेडियस ऑफ गायरेशन √2/5r कौन से ऑब्जेक्ट के लिए होता है? सॉलिड स्फीयर, तो द बॉडी इज सॉलिड बॉल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस? मैं इसका ट्रिक भी बता देता हूं, बिकॉज आई डोंट वांट दैट यू डू इन अ सो लेंथी वे, क्योंकि ये ओरल क्वेश्चन है, तो आई विल टेल यू हाउ टू डू इट ओरली। सबसे पहले आगे से याद रखो, रोटेशनल अपॉन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब रेशियो ऑफ रोटेशनल टू ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली इक्वल टू k²/r², ये पता होना चाहिए। और ये आपको 40% मतलब 40/100 मतलब 2/5 दिया है, तो k²/r², 2/5 ये होता है सॉलिड बॉल के लिए, ये पता होना चाहिए, और खत्म। इससे भी शॉर्टकट है क्या? यस है। क्या शॉर्टकट हो सकता है? सोचो। अब जब जब ऐसा बोला हो कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ये ट्रांसलेशन का 40% है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड बॉल के लिए होगा, हो गया, क्वेश्चन खत्म।
So you need to know, you need to make your tricks. So what trick have you made? जब भी ऐसा बोला है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज 40% ऑफ ट्रांसलेशन, ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्फीयर के लिए ही होता है, सॉलिड सिलेंडर के लिए नहीं, हॉलो स्फीयर के लिए नहीं, रिंग के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 40% ऑफ ट्रांसलेशन, इट इज ओनली फॉर सॉलिड बॉल। तो जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे, हाँ हमने कभी किया है ऐसा, याद तो आएगा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 40% ऑफ ट्रांसलेशन, सॉलिड बॉल, क्वेश्चन खत्म, कोई सॉल्व नहीं करना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो व्हाट आई वांट इज दैट यू डू सेल्फ प्रैक्टिस। तो मॉड्यूल्स इसके लिए ही है, यू हैव सो मेनी क्वेश्चंस वेयर यू कैन सेल्फ प्रैक्टिस, एप्लीकेशन में भी दिया है, यू कैन सेल्फ प्रैक्टिस एंड मेक such tricks of your own. Anyways, question number 14th. The moments of inertia of two rotating bodies A and B are IA and IB. तो दो rotating body है, moment of inertia A body का IA है और दूसरे का IB है। तो given moment of inertia of A is greater than B, if the angular momenta are equal, the angular momentum of A and B are given to be equal, then what is the relation between kinetic energies of A and B? क्योंकि देखो ऑप्शन ए में काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए और बी का रिलेशन, ऑप्शन बी में भी ए और बी का रिलेशन। तो गिवन दीज टू कंडीशंस, आपको पूछा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए एंड बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, do you know what is kinetic energy of rotation? Yes, half I omega square. You should know this. Do you remember? ये भी important होता है। Do you remember what is the formula of angular momentum in terms of I and omega? आपको ये याद है क्या? ये भी इंपॉर्टेंट है। डू यू रिमेम्बर L इक्वल टू I ओमेगा, हमने ये डिराइव किया है, ये हमने डिराइव करके रखा है, L इक्वल टू I ओमेगा, ये याद होना चाहिए। इसका मतलब मैं काइनेटिक एनर्जी को हाफ, किसका? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशन की बात ही नहीं है यहाँ पे, प्योरली रोटेटिंग बॉडी। यहाँ पे बोला है कि रोलिंग मोशन है, नहीं, यहाँ पे जब रोलिंग मोशन नहीं है तो सिर्फ रोटेशनल मोशन है, तो रोटेटिंग बॉडीज है। तो हाफ, कैन आई राइट डाउन इट लाइक I ओमेगा इनटू ओमेगा? यस आई कैन। तो ये आ गया हाफ I ओमेगा, I ओमेगा इज L ओमेगा। तो आपने पहले तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन को एंगुलर मोमेंटम से रिलेट कर लिया। गुड गुड, राइट। अदर वे राउंड, यहां से आप ऐसा भी कर सकते थे, ओमेगा इक्वल टू L बाय I लिख दिया अगर हमने, तो वो भी चलेगा। तो व्हाट यू कैन इवन डू इज यू कैन राइट डाउन हाफ I ओमेगा इज L बाय I, तो L स्क्वायर बाय I स्क्वायर, कैंसल कैंसल। मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू हाफ L स्क्वायर बाय I। तो दिस इज हाउ यू कैन मेक फॉर्मूलाज। तो ये इंपॉर्टेंट है। नाउ क्या कांस्टेंट दिया है? L, मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट दिया है, 2 तो कांस्टेंट है, L भी कांस्टेंट दिया है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंस L इज कांस्टेंट, राइट। अब you see moment of inertia of A is greater than B, है ना? moment of inertia of A is greater than B, मतलब IA by IB is greater than 1। तो जब मैं काइनेटिक एनर्जीज का रेशो लूंगा तो मुझे I will get something like this, right? Correct? I can also write down, इसको मैं इसी कंडीशन को लिख सकता हूँ
IB by IA less than 1, ठीक है। तो दिस इज लेस देन 1, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। ऐसा कहां पे है? ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन खत्म। मैं वापस समझा देता हूं इस क्वेश्चन का मेथड, and also I will tell you a trick over here also. So copy text. गिवन में क्या क्या है? गिवन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इंफॉर्मेशन है, गिवन में एंगुलर मोमेंटम का इंफॉर्मेशन है, पूछा क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले ध्यान होना चाहिए, गिवन इंफॉर्मेशन इज दिस and you are supposed to find out information about kinetic energy. What do you know as kinetic energy of rotation? Rotational kinetic energy is half I omega square. What do you know? L equal to I omega, omega equal to L by I. Therefore, kinetic energy of rotation is half I L square by I square. गया गया, मतलब kinetic energy of rotation is half L square by I. But L constant बोला है तो kinetic energy of rotation is inversely proportional to I. क्वेश्चन खत्म। जिसका I ज्यादा उसका एनर्जी कम, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन कम। ओके, करेक्ट। तो I किसका ज्यादा है? A का ज्यादा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी रोटेशन किसका कम होगा? A का कम होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ A इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ B। दैट्स इट। तो ऐसे केसेस में यू आर सपोज टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन गिवन एंड जो क्वांटिटी पूछा है उसका रिलेशन देखो। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन, ऑफ कोर्स अंडर कंडीशन व्हेन L इज कांस्टेंट। अगर L कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर यू कैन नॉट डू लाइक दिस, फिर आपको रेशियो लेना ही पड़ेगा फिर। ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th. Two bodies have moment of inertia I and 2I. So moment of inertia for one is I, for another is 2I. If their kinetic energies of rotation are equal, मतलब kinetic energy of rotation are equal, and you already know this is what? Angular momentum का आपको रेशियो पूछा है। अब हमने बना के रखा कि नहीं बना के रखा है? कि नहीं हमारे पास रिलेशन हाफ L स्क्वायर बाय I है ना? करेक्ट, क्योंकि दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। So K1 equal to K2. What is K1? Half L square by I, L1 square by I1 equal to half L2 square by I2. ऐसा क्यों लिख पाए हम लोग? हम ऐसा इसलिए लिख पाए since kinetic energy is half L square by I. Okay, half half cancel out। रेशियो किसका पूछा है? एंगुलर मोमेंटा का। तो L1 square by L2 square equal to I1 by I2. I1 is I, I2 is 2I, तो ये आ गया हाफ। तो आपको मिल गया L1 by L2 as 1 by root 2 ratio, ऑप्शन नंबर सी। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सिंपल कब? जब कॉन्सेप्ट पता होता। कॉन्सेप्ट नहीं पता तो सिंपल भी डिफिकल्ट लगता है। तो यू हैव टू नो ऑल दिस, आपको पता होना चाहिए। Right. So one more example for today and we will be done. Okay, so question number 16. ये एक्चुअली मैं अगर नहीं भी करवाऊँ तो चलेगा, क्योंकि मैंने टेबल ही बना के दिया है इसका, बट ठीक है, आई विल डू इट। A solid cylinder of mass m and radius r rolls without slipping, है ना? Without slipping मतलब with friction, और rolls तो बोला ही मतलब rolling motion down an inclined plane making an angle theta with the horizontal, its acceleration is. So first of all, वही केस है, इज द सेम केस लाइक दिस। तो आपके पास यही केस है वापस से।
You have a solid cylinder rolling down, and mass of solid cylinder is m, radius is r. It is rolling down an inclined plane. अगर आपको याद है, हमने एक्सेलरेशन के लिए एक फॉर्मूला बनाया था, a इक्वल टू g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. तो ये कैसे बनाया है? दिस इज सिंपल टास्क, कुछ नहीं है इसमें. आपको क्या करना था, यहाँ पे आपको वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ये यूज करके यू कैन फाइंड आउट ए का इक्वेशन, क्योंकि वी तो पता ही है, यू तो 0 ही है, तो यू कैन फाइंड आउट ए. तो मैं अभी वो डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, मैंने सिर्फ बता दिया कि आप ए का इक्वेशन डिराइव कर सकते हो रोलिंग मोशन में. और ए का इक्वेशन रोलिंग मोशन में कैसे डिराइव करते हैं, ये पार्ट ऑफ थ्योरी है जो हमने डिटेल में देखा है. तो यू शुड नो इक्वेशन. मैं आई वाज टेलिंग यू व्हाई यू कैन डू इट ओरली. कौन सा बॉडी है? सॉलिड सिलेंडर. सॉलिड सिलेंडर के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या आता है? सो फॉर solid cylinder, k square by r square is equal to half, पता है हमको. Therefore a equal to g sin theta upon 1 plus half, that is g sin theta upon 3 by 2. 3 by 2 तो 2 by 3, 2 by 3 g sin theta, option number B. So it is important for you to know formulas. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने थ्योरी में किया है, g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. हमने v का फॉर्मूला भी किया है अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. हमने टाइम ऑफ डिसेंट भी किया है 1 बाय sin थीटा अंडर रूट ऑफ 2g 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बाय h, समथिंग लाइक दैट. ये है ना टाइम ऑफ डिसेंट, पहला ही क्वेश्चन था आज. यस करेक्ट, 2h by g 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. तो ये सारे फॉर्मूलाज यू हैव टू नो. अगर आपको फॉर्मूलाज पता होंगे तो देन इट इज प्रीटी सिंपल जॉब. रोटेशनल डायनामिक्स नॉर्मली स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट एक्चुअली इट इज अदर वे अराउंड. 3 फॉर्मूलाज और थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग, खत्म. एंड ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स. नॉट नाउ, वी विल बी डूइंग मोर एग्जांपल, बट टेलिंग यू अगर आपको 3 फॉर्मूला और 2 बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगी तो दिस इज सिंपल. ऑलराइट, वी विल स्टॉप फॉर टुडे. We'll continue with more questions in the next session.